तो जैसा कि कोई भी यूनिट शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन होता है। बताइए कि क्या क्वेश्चन होता है और उसका आंसर क्या होगा। कि सबसे पहले हमको अपने आप से पूछना है कि ये यूनिट हमको पढ़ना क्यों है। इसको जो है नेट के द्वारा अपने सिलेबस में शामिल क्यों किया गया है। कोई बता सकता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और क्या सोच के एनटीए या यूजीसी ने इसको अपने सिलेबस में शामिल किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि नेट क्वालिफाई करके हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। वहाँ भी हमको बहुत सारे रिसर्च वर्क जो है करने होंगे और जेआरएफ क्वालिफाई करके हमको रिसर्च जो है करना है। तो इन दोनों के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी रिसर्च एप्टीट्यूड की कि बन- कम से कम हमको बेसिक चीज़ें जो है रिसर्च एप्टीट्यूड की पता हो, जिससे कि हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। रिसर्च एप्टीट्यूड को जानने के बाद हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि आपके हिसाब से व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होता है। बताइए, कोई बताइए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च क्या होता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के हिसाब से, आप लोग जितना भी अभी तक जानते हैं उसके हिसाब से व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होता है। बताइए कोई। हाँ हाँ बोलिए। बहुत अच्छा। जैसा कि इसके वर्ड से ही हमको क्लियर है कि रिसर्च में री है, री का मतलब होता है अगेन, और सर्च का मतलब होता है खोजना। किसी भी नॉलेज को हम लोग अगेन एंड अगेन जब सर्च करते हैं, उसमें से नई नई चीज़ों को, नए नए पर्सपेक्टिव को जब सामने लाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग रिसर्च बोलते हैं। ओके। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमको जो है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है कि ये पॉइंट्स जो हमको कवर करना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स। इतने पॉइंट्स जो है एनटीए के द्वारा मेंशन किए गए हैं अपने सिलेबस में। लेकिन इसके इतर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। ओके। तो कोई भी क्वेश्चन यूनिट शुरू करने से पहले हम लोग अपना बेसिक नॉलेज जो है चेक करते हैं कि बिना इस यूनिट को पढ़े हम लोग इस पेपर को कितना जानते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग बिना पढ़े सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा और इसका जो है आप लोग सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए कि आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इशू दैट आर प्रॉब्लमेटिक इन ऑनलाइन सर्वे। सैम्पलिंग जो होता है एक फेनोमिना होता है जिसमें हम लोग कुछ पॉपुलेशन के अंदर से जो है कुछ नंबर को हम लोग चूज करते हैं, या कुछ विपुल या जो भी संख्या होती है उसको चूज करते हैं। तो उसी को हम लोग प्रतिचयन बोलते हैं, सैम्पलिंग। तो उसमें जो है ऑनलाइन सर्वे जो होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम जो है हमको देखने को मिल सकती हैं। बताइए आप लोगों के हिसाब से, कुछ भी आंसर करिए क्योंकि माइनस मार्किंग जो है नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो आप बिना पढ़े जाएंगे, और कुछ थोड़ा सा अपना प्रेजेंट आप माइंड लगाइए जो भी आप लोगों के पास प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद BCD।
का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ACD। अब क्यों होगा इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन इतना याद रखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है कि इसको हमको पढ़ने की ज़रूरत, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड जो है इसमें हमको पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें अपने रियल लाइफ या डेली में जो भी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन सर्वे की बात किया जा रहा है। ऑनलाइन सर्वे की इसमें बात किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया कि मेनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ये ऑनलाइन सर्वे में जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी एक कंपनी, मान लिया कि जियो को मैं हायर करता हूँ कोई ऑनलाइन सर्वे की, कि आपके पास जितने भी यूजर्स हैं आपके, उनके एमंग जो है हम लोग एक ऑनलाइन सर्वे जो है करना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जो है जियो को यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जियो, एयरटेल, तो कोई जो है वाई VI इस तरीके का जो है सर्विस प्रोवाइडर को यूज करता होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके बाद एवरी पर्सन हैज़ ओनली वन यूनिक ईमेल एड्रेस। तो ये भी बात जो है बिल्कुल अ, इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, क्योंकि हमारे पास जो है हम लोग अपने लाइफ में देख सकते हैं कि सबके पास जो है 2 4 5 6 जो है ईमेल एड्रेस जो है वो आसानी से वो क्रिएट कर सकता है, यूज कर सकता है। सी में अगर देखें, सी में अगर देखें कि ए हाउस होल्ड मे हैव वन कंप्यूटर बट सर्वर यूजर्स। ऐसा हो सकता है हमारे घर में एक कंप्यूटर हो, हमारे कई सारे भाई बहन जो मिल के उसको यूज करें, तो ये हो सकता है। इंटरनेट यूजर आर बायस्ड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो भी इंटरनेट यूजर्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं। जैसे क्यों, ट्रोलिंग एक वर्ड हम लोगों ने सुना होगा कि इसमें हम लोग जब कई सारे लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिचुएशन के बारे में रत्ती भर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी उस कैंपेन में जुड़ जाएंगे कि सारी दुनिया जो इसको ट्रोल कर रही है तो हम इसको ट्रोल करें। उसी तरीके से तमाम तरह की बायसनेस जो हमको देखने को मिलती है इंटरनेट यूजर्स के अंदर। तो इसके हिसाब से वन, ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट 1 C और D जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही था। सारी चीज़ें क्लियर है ना? PPT वगैरह सही दिखाई दे रही है? हाँ, तो वही वही बात यहाँ लिखा गया है। इसमें हमको बताना है कि प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है, कौन कौन से इसमें प्रॉब्लमेटिक इशू। तो यहाँ जो ये पॉइंट बी लिखा गया है कि एवरी पर्सन हैज ओनली वन यूनिक ईमेल एड्रेस, तो ये गलत पॉइंट है ना, क्योंकि सबके पास वन यूनिक ईमेल एड्रेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू। लोग जब रिसर्च करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है लिटरेचर रिव्यू का। उसमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो हमारे लिटरेचर रिव्यू के लिए जिम्मेदार हैं या सही हैं। ये भी बहुत सिंपल है। अगर हम लोग JRF और नेट की तैयारी करें तो MA अगर कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो लिटरेचर रिव्यू के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। उसके हिसाब से अगर इसका आंसर करें आप लोग, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट को देखेंगे कि यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नो इन कनेक्शन विथ योर रिसर्च एरिया। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग कोई रिसर्च करने जाएं तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी काम इस पर हो चुका है, जो हमारे एरिया को कनेक्ट करते हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। इट मे हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिक फ्रेमवर्क। जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसमें से आपके सामने बहुत सारे पर्सपेक्टिव आएंगे कि ऐसा काम भी कर सकते हैं हम लोग, इस काम में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, इस काम में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये भी बात जो बिल्कुल सही है। तो A और B दोनों सही है। देख लेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन में है।
तो दो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। सी को देखेंगे कि इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग। ये भी जो है बिल्कुल सही है कि जब हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं और हमारे पास पहले से कुछ फाइंडिंग हो रिसर्च का, तो अगर हमारे पास तमाम तरीके की फाइंडिंग होगी, तमाम तरीके की डाटा होंगे हमारे रिसर्च में, लेकिन जब हम लोग लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से डाटा को कैसे इंटरप्रिटेट करना है। जो फार्मर वर्क हुआ है इसमें, पहले का जो वर्क किसने किया है, तो उस डाटा को उसने कैसे इंटरप्रिटेट किया है, तो ये सब जानकारी भी हमको मिलेगी। तो आसानी से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू। लिटरेचर रिव्यू से ही हमको पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे डायमेंशन है जिस पे काम नहीं हुआ, हमको जो इस पे काम करना होगा। तो ये चारों जो है स्टेटमेंट इसके क्लियर हैं। क्लियर है सबको? ये भी जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड देखें तो हमारे हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा ये यूनिट है, क्योंकि इसका वर्क हमारे रिसर्च वाले पोर्शन में भी बहुत अच्छा खासा होगा। जब हम लोग रिसर्च करेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि रिसर्च का मतलब होता है कि री एंड सर्च, अगेन एंड अगेन किसी नॉलेज को हम लोग जब सर्च करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम लोग रिसर्च बोलते हैं। Research is the systematic and organized process to inquiry aimed at discovering, interpreting, advancing knowledge in the particular field of study. It involves the investigation of a topic or questions using the structured approach to gather information, analysis data and draw conclusion। तो वही बात जो लिखी गई है कि रिसर्च जो है एक प्रकार का सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज पूरा प्रोसेस है। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में तमाम तरीके के डाटा को खोजने में, तमाम तरीके के फाइंडिंग्स को खोजने में और उसको इंटरप्रिटेट करने में, और उससे रिलेटेड अपने नॉलेज को जो है और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए जो है रिसर्च होता है। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया है तो हम लोग आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बेसिकली जो इसकी बात है कि रिसर्च का बस इतना मतलब रखेंगे हम लोग, ये कोई एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, हमारे पास कुछ पहले से जो है नॉलेज होते हैं, नॉलेज को हम लोग बढ़ाने के लिए जो है अगेन एंड अगेन कुछ फाइंडिंग्स करने की करते हैं। तो उसी आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे ऐसे डिफिनीशन जो है पूछे गए हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर व्हाट इज द रिसर्च। जैसे कि इसमें पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू क्रिसवेल व्हाट इज द रिसर्च। तो वहाँ याद रखेंगे हम लोग कि जो जॉन डब्ल्यू क्रिसवेल हैं वो रिसर्च को डिफाइन करते हैं कि ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक आर इशू। जॉन क्रिसवेल के हिसाब से रिसर्च जो है किसी विशेष मुद्दे के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, जानकारी एकत्र करने और उसको विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला चरणों की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। कि जो बात पीछे लिखी गई थी उसी को जॉन क्रिसवेल ने बोला है कि रिसर्च जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो हमारे किसी विषय या हमारे किसी मुद्दे के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, जानकारी एकत्र करने के लिए एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि जॉन क्रिसवेल के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने ये बात किस में बोली है, इस सोर्स को भी याद रखेंगे। सोर्स कैसे पूछा जा सकता है कि आपसे आपसे पूछा जाएगा कि विच गिवन बुक रिटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर। मतलब कि जो बुक आपके सामने दिया जाएगा वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे कि रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड अप्रोसेस, ये हमारा जो है लिखा गया है जॉन डब्ल्यू क्रिसवेल के द्वारा। इसके बाद बेन सीब्रूथ, ग्रेगरी जी कोलम्ब और जोसेफ एम विलियमसन जो हैं, उनके अलावा ये उनके हिसाब से बोला गया है कि द क्राफ्ट ऑफ रिसर्च ये बुक है, द क्राफ्ट ऑफ रिसर्च। इसमें इतने लोगों ने अपना काम जो है किया है। दिस स्कॉलर डिफाइन रिसर्च एज द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट ए सब्जेक्ट और टॉपिक यूजिंग रिसोर्सेज टू फाइंड द आंसर एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग विथ मीनिंगफुल एंड यूजफुल मैनर। तो वही बात जो है घुमा फिरा के सारे स्कॉलर्स जो है बोलते हैं
लेकिन ये पर्टिकुलर बात बोली गई है कि इन लोगों के हिसाब से रिसर्च जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस को आस्क करते हैं, और उसमें जो है क्वेश्चंस आस्क करने के बाद कुछ आंसर जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं मीनिंगफुल और यूजफुल मैनर में। तो ये बात जो है हमारी पेन, ग्रेगरी, कोलम्ब और विलियमसन के द्वारा बोली गई। ओके, क्लियर है सबको? ओके, किसी को कोई दिक्कत होगा तो तुरंत जो है माइक अनम्यूट कर बोल देंगे। इसके बाद जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ बेसिक टर्म्स जो है हमको पता होना चाहिए, जो हमारे पूरे रिसर्च के दौरान कभी ना कभी हमारे सामने किसी न किसी फॉर्मेट में आता रहेगा। तो सबसे जो पहला है रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम को हम लोग जनरली अपने सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि जस्ट लाइक चश्मा। रिसर्च पैराडाइम क्या होता है? ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क और पर्सपेक्टिव डेट गाइड हाउ रिसर्चर अप्रोच एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मतलब कि रिसर्च पैराडाइम एक प्रकार का ऐसा ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क है, एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जो जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है उसको तैयार करता है कि वो कैसे उसके सामने जो फाइंडिंग्स आ रही हैं रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड को कैसे इंटरप्रिटेट करता है। एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे वहाँ लिखा गया कि इमेजिंग ए रिसर्चर पैराडाइम, रिसर्च पैराडाइम एज डिफरेंट पेयर ऑफ ग्लासेस। जैसा कि मैंने बताया कि पैराडाइम को हम लोग याद रखेंगे चश्मा से। चश्मा यानी कि इसमें इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स से याद रखेंगे। थ्रू विच रिसर्चर व्यू द वर्ल्ड, each पेयर ऑफ ग्लास रिप्रेजेंट द डिफरेंट पैराडाइम। अलग चश्मा वो लगाएगा, मान लीजिए कि ग्रीन कलर का वो चश्मा अगर लगा लेता है, ग्रीन ग्लास वाला चश्मा, तो उसको पूरा विश्व जो है, पूरा संसार जो है हरा दिखेगा। अगर वो ब्लैक लगा लेता है तो उसको जो है पूरा वर्ल्ड जो है ब्लैक दिखेगा। तो रिसर्च पैराडाइम क्या, एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जो रिसर्चर को तैयार करता है कि वो कैसे उसके सामने जो भी जानकारी आ रही है वो कैसे वो इसको इंटरप्रिटेट करता है। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो जैसे कि हिस्ट्री में बहुत सारे धाराएँ जो होती हैं, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, इस तरीके की जो बहुत सारी पैराडाइम्स जो होते हैं उसी को हम लोग रिसर्च पैराडाइम से भी तुलना कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? ओके, बहुत अच्छा। रिसर्च पैराडाइम को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं इपेस्टिमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हम लोगों ने एक वर्ड सीखा था टीचिंग एप्टीट्यूड में, मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन बता सकता है कि व्हाट इज द मेटा कॉग्निशन? हाँ बताइए उमा शंकर। मेटा कॉग्निशन को मैंने बताया था कि कोई ज्ञान हमको कैसे मिलेगा, इस चीज़ का जो ज्ञान होता है वही हमारा मेटा कॉग्निशन कहलाता है। मेटा कॉग्निशन के लिए ही दूसरा वर्ड यूज किया जाता है रिसर्च में, इपेस्टिमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। इसका एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इपेस्टिमोलॉजी आस्क्स क्वेश्चंस लाइक हाउ डू वी नो दैट वी नो। हमको कोई चीज़ कैसे पता चलेगा, ये जब हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं तो वो इपेस्टिमोलॉजी होता है, मेटा कॉग्निशन होता है कि कोई ज्ञान हमको कैसे मिलेगा, इस चीज़ का ज्ञान होना हमारा इपेस्टिमोलॉजी है। एंड व्हाट मेथड कैन बी यूज टू गेन नॉलेज, इट लाइक pondering where knowledge comes from personal experiences, observation, authority and reasoning। तो क्या है इपेस्टेमोलॉजी? क्या है? बस सिंपल सा याद रखना है कि इपेस्टेमोलॉजी ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज, दैट हाउ वी कम टू नो थिंग्स। लोग कैसे कोई चीज़
जान सकते हैं, वही उस चीज़ का जो जानकारी प्रोवाइड कराता है वो ज्ञान मीमांसा एक प्रकार का फिलॉसफी है, एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं। कई बार इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, तो याद रखेंगे हम लोग ज्ञान मीमांसा जो होता है वो हमारा क्या होता है कि कोई ज्ञान हमको कैसे मिलेगा, इस चीज़ का जब हमको ज्ञान हो जाता है तो उसी को हम लोग एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। इसको हम लोग रास्ता से याद रख सकते हैं। रास्ता मतलब कि किसी ज्ञान तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, कि जैसे कि हम लोगों को अगर फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार करना था तो हमको ये पता चला कि सफलता क्लासेस अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो लोग अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। तो सफलता क्लासेस का ज्ञान होना भी एक प्रकार का एपिस्टेमोलॉजी है कि फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ज्ञान होना एपिस्टेमोलॉजी है। बताइए, क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा। इसके बाद आते हैं मेटाफिजिक्स। अब मैंने उसी समय बताया था कि मेटाफिजिक्स का क्या मतलब हो। जब मैंने मेटा कॉग्निशन बताया था तभी आपको बताया था कि मेटा किसी वर्ड के सामने अगर मेटा वर्ड लगता है का क्या मतलब हो सकता है। किसी को याद है? बहुत अच्छा। मैंने एक जनरल बात बताई थी कि किसी वर्ड के सामने अगर हमको मेटा वर्ड दिखता है तो जब उसी को हम लोग डबल बार जो है बोल देंगे फिजिक्स ऑफ फिजिक्स। जैसे कि मेटा कॉग्निशन मैंने बोला था तो मैंने बोला था कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन। इसी तरीके से मेटा कम्युनिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। मेटा फिजिक्स जो होता है, मेटा फिजिक्स डील विद द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्स। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है हमारा एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स और रियलिटी को ही तो पढ़ना है। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए जिस फिजिक्स का हम लोग यूज करते हैं, जिस फंडामेंटल क्वेश्चंस को यूज करते हैं हम लोग, कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसी को हम लोग मेटाफिजिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मेटाफिजिक्स डेवलप इनटू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज नेचर ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का जो है प्रकृति क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, दिस लाइक contemplating whether they are more reality than what we perceive with the our sense। मेटाफिजिक्स जो है अभी जो है हाल फिलहाल के वर्ल्ड में बहुत ही दिलचस्पी का एक टॉपिक बना हुआ है। तो ये है मेटाफिजिक्स, जनरली हम लोग इसको याद रखेंगे। ओके, क्लियर है सबको? मेटाफिजिक्स मैंने बताया कि मेटाफिजिक्स डील्स विद द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्स। जैसे कि फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? एक प्रकार का वो यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस और रियलिटी का ही ज्ञान होना तो फिजिक्स है। लेकिन इसके इतर भी जो हम लोग क्वेश्चंस एराइज करके इन सब सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि व्हाट इज द नेचुरल ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी, जो अस्तित्व की अंतिम प्रकृति क्या है। कोई मनुष्य जो है कितना अपर लेवल तक जो है एग्जिस्ट कर सकता है, इस बात को विचार करने। जैसे कि हम अपने इंद्रियों से जो समझते हैं क्या वास्तविकता में उसकी कुछ कहीं और अधिक है। ये जो है एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जो अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वैज्ञानिकों के। इतना याद रखेंगे कि मेटा फिजिक्स जो है हमारी फिजिक्स को समझने के लिए जो फिजिक्स होती है तो हम लोग मेटा फिजिक्स, खास करके आइडेंटिटी, टाइम स्पेस कैजुअलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर्स, ये सब जो मेटा फिजिक्स हम लोग। इसके बाद आते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का जो है, ontology is a branch of philosophy concerned with the nature of being, existence, and reality. It explores questions about what exists, how things are categorized, and the relationship between different entities। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसका कि ontology asks questions like what entity exist in the world,
हाउ डू वी क्लासिफाइड एंड कैटेगरीज थिंग्स, द कंसिडर वेदर कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस, लव, नंबर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन ह्यूमन परसेप्शन। तो ऑन्टोलॉजी जो है वो बेसिकली एक प्रकार का जनरलाइजेशन वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग ऑन्टोलॉजी में रखते हैं कि धरती पे कौन कौन सी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं और उसका एग्जिस्ट करने का कारण क्या है, और उसको हम लोग किस किस कैटेगरी में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई इफेक्टिव डोमेन की चीज़ मिलती है, प्यार मोहब्बत या क्रोध ईर्ष्या अगर मिलता है तो उसको हम लोग कैटेगराइज करके इफेक्टिव डोमेन में रखेंगे। कोई हमको माइंड वाली चीज़ मिलती है उसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन में रखेंगे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता है चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए, और ये जानकारी होना कि कौन कौन सी चीज़ें जो एक्चुअली धरती पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये सब हमारी फिलॉसफी की जो सिखाती है वो होती है ऑन्टोलॉजी। क्लियर है सबको? ओके, किसी को दिक्कत है तो बता सकता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो है ऑक्जियोलॉजी। ऑक्जियोलॉजी जो है डील्स विद द वैल्यू एथिक्स एंड स्टडी ऑफ व्हाट कंसिडर वैल्यूएबल और वर्थी। एक प्रकार का फिलॉसफी ही है, बोल सकते हैं ऑक्जियोलॉजी में। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या जो है वैल्यूएबल है और वर्थी है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड में हमको क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि रिसर्च जो हम लोग करते हैं उसी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जो वैल्यूएबल होता है और वर्थी होता है। आगे चल के हमको कोई इम्पोर्टेंस जो है दिखता है, उसकी उसी वजह से जो है उसको हमको पढ़ाया जाता है ऑक्जियोलॉजी को। ऑक्जियोलॉजी क्या है, डील्स करता है हमारा वैल्यू एथिक्स एंड द स्टडी व्हाट कंसिडर टू वैल्यूएबल एंड वर्थी। कोई चीज़ क्यों जो है वैल्यूएबल है, कोई चीज़ क्यों जो है वर्थी है। वैल्यू हमारे जितने हैं जैसे कि सत्य, अहिंसा और जितने प्रकार के अफेक्टिव डोमेन की चीज़ें होती हैं, एथिक्स जो है, मोरालिटी मोरालिटी, ये सब जो चीज़ें होती हैं हमारी एथिक्स की चीज़ें, वो ऑक्जियोलॉजी से जो हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ऑक्जियोलॉजी आस्क्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट वैल्यू शुड गाइड अवर रिसर्च। अब ये तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि हम लोग जब रिसर्च एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किसी भी सैंपल्स को एज ए सैंपल यूज करने से पहले हमको कंसेंट लेना होता है, और कुछ एथिक्स की चीज़ें होती हैं, उसी चीज़ को जो है सिखाने के लिए हमको ऑक्जियोलॉजी को भी फॉलो करना पड़ता है कि व्हाट वैल्यू शुड बी गाइड अवर रिसर्च, हाउ डू रिसर्चर वैल्यू इन्फ्लुएंस देयर वर्क, इट लाइक रिफ्लेक्टिंग अवर वेदर ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड कंपेशन शुड बी प्रायोरिटाइज एंड रिसर्च इंडिविजुअल। तो ये है ऑक्जियोलॉजी। क्लियर है सबको? ओके, तो ये पांच जो है हमको चीज़ें याद रखनी थी। रिसर्च पैराडाइम, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ऑन्टियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ऑक्जियोलॉजी। इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग कि रिसर्च का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बताइए आप लोगों के हिसाब से रिसर्च करने का जो है उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। एक एक उद्देश्य सभी लोग बताएंगे तो बहुत सारा उद्देश्य हमारे पास हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छा। सभी लोग एक एक बताएं। दया लक्ष्मी आप बताइए। गार्गी उमा शंकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत अच्छा। ये हो सकता है। तो इसी तरीके से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा रिसर्च का होता है। हाँ बताइए उमा शंकर। बहुत अच्छा, एक प्रकार का रिसर्च ही हो कि हम लोग जब टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आए हैं।
बहुत अच्छा, कमी को दूर करने। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है दिए गए हैं, तो हम लोग मोटी मोटा याद रखेंगे कि पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्लोर, जो जैसा कि जया लक्ष्मी ने बताया कि रिसर्च एम टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट फिलोमिना problems questions to gain and deeper understanding of them. This involves examine existing knowledge and identify gaps area that require further investigation. तो ये जो चीज़ें होती हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे कुछ अगर वर्क हुआ है पहले से, तो कितना वर्क हुआ है, इसमें कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अभी तक सामने नहीं लाया गया है, कौन कौन सा ऐसा नॉलेज है जिस पे और हमको डीपर जाने की आवश्यकता है, कौन कौन सा ऐसा इसमें डायरेक्शन हो सकता है जिसमें हमको नॉलेज गेन करने की आवश्यकता हो सकती है। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्लोर, दूसरा है कि टू डिस्क्राइब। टू डिस्क्राइब का मतलब क्या है, जैसे कि कोई, टू डिस्क्राइब का मतलब है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि कोई बोले कि जब जब बादल काले बादल जो है वर्षा कराते हैं, काले बादल वर्षा कराते हैं, तो ये आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए या इसको जो हम लोग गलत ठहराने के लिए जो रिसर्च करेंगे वो क्या है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च सीक टू डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न बिहेवियर ट्रेंड्स विद इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड पॉपुलेशन, जिसमें इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन सर्वे। तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखेंगे कि रिसर्च जो है कई बार कई चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है कि ये घटना जो है क्यों हो रही है, इस घटना के पीछे जो क्या क्या रीजन जो है वो हो सकता है, किसी के अंदर कोई बिहेवियर अगर दिख रहा है तो वो बिहेवियर के पीछे कारण क्या है, कोई हमको किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि पैटर्न का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस फॉलो कोई घटना को करने के लिए, वो पैटर्न है। ट्रेंड जो है वो है, इसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च को करते हैं। तो तीसरा है कि टू एक्सप्लेन। डिस्क्राइब और एक्सप्लेन जो है मोटी मोटा अगर देखें तो एक ही वर्ड हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में जो है अंतर है। रिसर्चर endeavors टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन कॉजेज मैकेनिज्म रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स। वेरिएबल्स हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। बाय एनालाइजिंग डाटा एंड एविडेंस रिसर्चर एम टू uncover patterns and association that help explain why certain phenomena occur। तो ये जो है हमारा रिसर्च का तीसरा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पहला एक्सप्लोर, दूसरा डिस्क्राइब, तीसरा जो है एक्सप्लेन। ये तीनों क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। चौथा है कि टू प्रिडिक्ट। टू प्रिडिक्ट का क्या मतलब है, कोई घटना लगातार अगर हमको रिसर्च वर्क में देखने को मिले तो हम लोग कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें भी कर सकते हैं कि अगले साल, पिछले साल जो जनवरी में टेम्परेचर जो है माइनस में गया था, तो हो सकता है अपने रिसर्च से ये हम लोग साबित कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी में जो है टेम्परेचर समथिंग इसी के आसपास जो है रहने की चांसेस हैं। तो किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है। रिसर्च में सिक प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स ट्रेंड्स एंड बिहेवियर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न एंड रिलेशनशिप। प्रिडिक्टिव रिसर्च यूजेज statistical analysis and modeling techniques to forecast potential scenarios and development। तो जन जाहिर सी बात है कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक बात भी रिसर्च के द्वारा कर सकते हैं। पांचवा है कि टू इवेलुएट। टू इवेलुएट का मतलब है कि कोई एक प्रोसेस है जो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूं, ये ले सकते हैं कि 5 ईयर प्लान जो हमारे इकोनॉमी में हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो जब एक 5 ईयर प्लान जो है कंप्लीट होता था तो वो कितना ज़्यादा सफल हुआ, उसमें जो जो हमारा एम था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए भी हमको रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। और जैसा कि शशांक ने बताया कि टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ये एक प्रकार का खास प्रकार का एक रिसर्च होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई हमारे सामने प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो वो
ये एक प्रकार का रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट है कि टू जनरेट नॉलेज। हो सकता है कि हम लोग कोई नया नॉलेज को जनरेट करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो मोटी मोटा 7 ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखा गया वो हमको याद रखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिसर्च। में से कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और पॉइंट दिए हों जो रिसर्च के लिए होगा। तो मैंने आपको जो मोटी मोटा बात बताया कि ये टॉपिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के लिए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। अब बात करते हैं कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कोई अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषताएं जो है वो क्या होनी चाहिए। एक रिसर्च जो है वो किस तरीके का उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमको हाँ देखना चाहिए। सबसे पहला है कि थ्रोली प्लान्ड इन एडवांस। रिसर्च जो होता है से कहने रिसर्च करने से पहले हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है, एक प्रकार का छोटा सा एक पूरा एडवांस प्लान जो है बनाते हैं कि कैसे हम लोग अपने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम लोग किस तरीके की सैम्पलिंग करेंगे, किस तरीके से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, कौन कौन सी हाइपोथेसिस है हमारी। तो ये सब जो है कि रिसर्च एक प्रकार का पहले से जो है पूरी तरीके से उसमें प्लान्ड होता है। दूसरा है कि सिस्टमेटिक इन अप्रोच। रिसर्च जो है पूरी तरीके से सिस्टमेटिक इन अप्रोच होता है। उसके बाद कलेक्ट इंपेरिकल डाटा इन रियल टाइम फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशनल इन नेचुरल सेटिंग्स। अब जहाँ हमको आवश्यकता होगी इंपेरिकल डाटा की, हमारी अनुभविक डाटा, इंपेरिकल का मतलब होता है अनुभव, उस प्रकार की डाटा की अगर आवश्यकता है कि ये डाटा हमको मिलना चाहिए तो इसको हम लोग कलेक्ट करने की जो है नेचुरल सेटिंग्स में जाके ऑब्जर्वेशनल मेथड से हम लोग कलेक्ट करने की करते हैं। दूसरा कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च जो है जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जिस उद्देश्य के हम लोग रिसर्च को कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारे क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इसमें ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इवेल्युएशन और फ्री फ्रॉम रिसर्चर बायस। अब रिसर्चर का बायसनेस जो है वो कैसे रिसर्च को इफेक्ट कर सकता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। लेकिन इतना याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमारा रिसर्च होना चाहिए। ऑब्जर्वेशनल टेस्ट और इवेल्युएशन जो है हमारे रिसर्चर के अंदर जो बायसनेस है उससे फ्री होना चाहिए। पांचवा कि एक्यूरेट इन प्रोडिक्योर इंस्ट्रूमेंट टेस्ट एंड मेजरमेंट। लोग बहुत सारी जो है आगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है पढ़ेंगे रिसर्च में। तो जो हमारा प्रोक्यूड्यूर होगा, जो हमारी रिसर्च को करने का जो सिस्टम बनाया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाएगा, टेस्ट जो हम लोग करेंगे, मेजरमेंट जो करेंगे वो पूरी तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए। छठवां है कि इन डेप्थ डाटा एनालिसिस एनिमुलेटिंग एरर एंड एनामेलिसिस। मतलब कि हम लोग जो भी चीज़ें रिसर्च में करें पूरी तरीके से इन डेप्थ डाटा एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी गलतियां हैं हमारे रिसर्च में उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें। सातवां है कि सबसे लॉजिकल रिसर्च जो है पूरी तरीके से लॉजिकल होता है। एक एक पॉइंट पे आपको अपना लॉजिक जो है प्रूव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो रिसर्च जो है हमारा पूरी तरीके से लॉजिकल होना चाहिए। तो ये जो 7 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हैं इसको भी हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है? ओके। इसके अलावा कुछ और आगे जो है दिया गया है कि रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का क्या मतलब है, एक रिसर्च जो है एक जगह अगर एक रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है तो बार बार जो है वही रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हम लोगों ने रिसर्च किया हमारा आंसर आ रहा है 100, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरी बार हम लोगों ने चेक किया तो हमारा आंसर आ रहा है कितना, 110, तीसरी बार हम लोगों ने चेक किया तो 120। ये नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। जो भी रिजल्ट हमारा ट्रूली प्रेजेंट वाट रिसर्च स्टडी इन इंटेंडेड टू मेजर। वैलिड का मतलब है कि रिसर्च में जो हमारी फाइंडिंग्स हो, हमारी फाइंडिंग वही होनी चाहिए जो हम लोग फाइंडिंग करना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग खोजने गए थे आम और
खरीद के लाए इमली, ये नहीं होना चाहिए। हमारी फंडिंग अगर आम की है तो आम ही मिलना चाहिए, अगर इमली की है तो इमली मिलना चाहिए। वेरीफाइएबल, रिसर्च जो है बार बार वेरीफाइएबल एंड जस्टिफाइएबल होना चाहिए कि अगर कोई फर्दर आज से 2 साल बाद या 2 महीने बाद। हाँ, वैलिड, वैलिडिटी, यहाँ पे लिखा गया है कि परिणाम वास्तव में दर्शाते हैं कि शोध अध्ययन का उद्देश्य क्या मापना है, ये इंग्लिश में जो हम लोग देखेंगे। तो वैलिड का क्या मतलब है कि रिसर्च कब वैलिड माना जाता है। जैसे कि आपका जो हाइपोथेसिस है, आपका जो रिसर्च गैप है, रिसर्च जो गैप आप फाइंड करेंगे, तो जब आप रिसर्च क्लियर कर लेंगे, अपना रिसर्च जो पूरी तरीके से सबमिट करेंगे, तो वहाँ देखा जाएगा कि आपका रिसर्च जो है वो आपकी रिसर्च गैप को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ यही मतलब बताया गया कि हम लोग जो है वही चीज़ खोजें, वही चीज़ खोजें जिसकी हमें ज़रूरत है। अब जैसे कि वैलिडिटी का एक और मतलब हो सकता है कि हमारा जो रिसर्च है, रिसर्च ट्रूली प्रेजेंट व्हाट रिसर्चर स्टडी इंटेंडेड टू। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपको मेजर करना है कि इस अक्टूबर महीने में टेम्परेचर में कितना ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिल रहा है। तो आप वहाँ पे जो है टेम्परेचर को ही मेजर करें, न कि आप जाके वहाँ पे एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने लगे। मतलब कि वैलिडिटी का क्या मतलब है कि आप वही चीज़ खोजें जिसकी उपेक्षा आपसे की जा रही है। ओके। 10वां है कि वेरीफाइएबल होना चाहिए। रिसर्च जो है अगर बाद में कोई वेरीफाई करना चाहे कि ये आपने जो काम किया है वो सही है या नहीं है, वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोलेबल होना चाहिए। जैसे कि कंट्रोलेबल का क्या मतलब है कि रिसर्च जो है, जो भी रिसर्च हम लोग करें, एक मिनट, उसकी सारी सारे एलिमेंट्स जो उसमें हैं, जैसे कि कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन से सैम्पलिंग मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारा हमारे कंट्रोल में हो। न कि ऐसा ना हो कि रिसर्च हम कर रहे हैं, उन सब सारी चीज़ों को कंट्रोल कोई और कर रहा है। खास करके देख सकते हैं कि कैन कंट्रोल एंड मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अनरिक्वायर्ड फैक्टर वाइलिंग टेस्टिंग कैजुअलिटी बिटवीन टू वेरिएबल। कि हमारे पास जो हमारे रिसर्च के लिए जो अनरिक्वायर्ड फैक्टर हैं, वो हमारे रिसर्च को कहीं इन्फ्लुएंस ना करें, हमारे रिसर्च को जो है वो खराब ना करें। 12 है रिलेवेंस, रिलेवेंट, ऐड न्यू नॉलेज टू फिल गैप्स इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। वही वैलिडिटी वाली बात है कि रिसर्च हमारा रिलेवेंट होना चाहिए। जनरलाइजेबल, हमारा जो रिसर्च है वो चीज़ों को जनरलाइज करे। जैसे कि जनरलाइजेशन क्या होता है कि छोटे छोटे फाइंडिंग्स के आधार पे हम लोग एक पूरा एक थियरी जब डेवलप कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट जब डेवलप कर लेते हैं, वो होता है जनरलाइजेशन। तो रिसर्च जो हमारा है वो जनरलाइजेबल होना चाहिए कि कोई भी बाद में उससे कोई कॉन्सेप्ट या थियरी अगर बनाना चाहे तो वो बना सकता है। कि सैम्पल रिजल्ट अप्लाई टू इंटायर पॉपुलेशन एंड वेयर सैम्पल इज कलेक्टेड। वही बात बोली जा रही है कि जनरलाइजेबल होनी चाहिए, सिकल होना चाहिए, साइक्लिक होना। सर्च जो है हमेशा साइक्लिक होगा है, ये बात हमको याद रखना चाहिए। साइक्लिक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइक्लिक का क्या मतलब होता है कि कोई भी रिसर्च जो है, कोई अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो कभी जो है अपने आप में होल नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है कि ये रिसर्च जो है कंप्लीट हो गया, इस पे अब आगे काम करने की ज़रूरत है ही नहीं, इस पे जितना भी काम था वो हो चुका है। ऐसा नहीं होता है। रिसर्च जो है वो साइक्लिक होता है। जैसे कि आपने किसी के लिटरेचर को पढ़ा, किसी के वर्क को देखा, उसमें कुछ गैप खोजे, गैप खोजने के बाद जो है आप क्या करेंगे, रिसर्च को एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ेंगे जहां से अगर कोई बाद में फर्दर उस पर और रिसर्च करना चाहता है तो वहां से वो स्टार्ट कर सके। जैसे कि साइक्लिक क्या है, स्टार्ट विथ ए रिसर्च क्वेश्चन एंड जनरेट न्यू क्वेश्चन फॉर फर्दर रिसर्च। वही बात जो यहाँ पे बोली जा रही है। ये 15 पॉइंट सबको क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा।
अब कई बार क्या होता है कि पूछा जाता है कि रिसर्च जो है उसमें प्रत्येक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग हमारा होता है। जैसे कि कंप्यूटर के, जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे तो कंप्यूटर में जितने वर्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसके कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली एक बार पढ़ लेंगे। रिसर्च में जो होता है, आर का जो मतलब होता है वो रेशनल वे थिंकिंग, एक प्रकार का ये हमारा देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है रिसर्च में, कि रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, एक्सपर्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट, एग्जेस्टिव ट्रीटमेंट, सर्च एंड सॉल्यूशन, ई जो है एग्जैक्टनेस, ए जो है एनालिसिस, आर जो है रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स, सी जो है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कॉन्टेक्स्ट जनरलाइजेशन, एच जो है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। ये एक प्रकार का क्या है कि रिसर्चर जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो हमको इससे देखने को मिल सकता है कि ये क्वालिटी जो है एक रिसर्चर के अंदर होना चाहिए। बताइए, क्लियर है या किसी पॉइंट को समझाना है? ओके। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने टाइप्स के जो है रिसर्च होते हैं। इससे पहले हमको एक चीज़ और पढ़ना था, फिलॉसफी ऑफ रिसर्च के बारे में थोड़ा सा, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इस रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे बोरिंग पार्ट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से रिसर्च होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ रिसर्च के बारे में। तो बेसिक रिसर्च, इसमें आपसे पूछा जाएगा, डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। तो बुनियादी रिसर्च या बेसिक रिसर्च क्या होता है कि बेसिक रिसर्च आल्सो नोन एज द फंडामेंटल एंड प्योर रिसर्च is a type of scientific inquiry that aims to expand knowledge and understanding of fundamental principles and concepts without necessarily seeking immediate practical application, tangible outcome. Basic research is driven by curiosity and quest of knowledge about the underlying mechanism of natural and social phenomena. तो बेसिक रिसर्च क्या होता है हमारा कि हम किसी भी पॉइंट पे या किसी भी एरिया में बस हम अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, या कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको या कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो एक प्रकार का फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि जो हम लोग वहाँ ने पढ़ा था कि टू एक्सप्लोर, टू एक्सप्लेन, वो वाली जो फीचर है वो हमको जिस रिसर्च में दिखेंगे उसको हम लोग बेसिक रिसर्च बोलेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी एंड इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, फोकसेस ऑन द एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कैन बी थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। ये हम लोग याद रखेंगे, कैन बी थ्योरेटिकल, कई बार ये केवल हमारे सिद्धांतों बेस्ड हो सकता है, कई बार ये जो है प्रयोग प्रयोग से भी हम लोग सीख सकते हैं। हैज ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑफ डिस्कवरी, इनकरेज इंटर डिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन। इंटर डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है? एक साथ जो है कई सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग हिस्ट्री, फिलोसफी और सोशियोलॉजी एक साथ जो है इंटर डिसिप्लिनरी कई सारे सब्जेक्ट को जब एक साथ हम लोग मर्ज करके जब रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा होता है interdisciplinary collaboration, involves high risk and high reward endeavor, serves as the foundation of applied research and innovation। जो बेसिक रिसर्च हमारा है वो क्या करता है कि अप्लाइड रिसर्च हम लोग जब आगे पढ़ेंगे उसका एक फाउंडेशन ये तैयार करने की कोशिश करता है। फाइंडिंग अंडरगो पीयर रिव्यू एंड पब्लिकेशन, एडयर टू एथिकल प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। ये कुछ 10 जो है पॉइंट्स हैं हमारे बेसिक रिसर्च के, मोटे मोटा हमको याद रखना होगा कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। बेसिक रिसर्च क्या होता था कि जस्ट हम लोग अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसको हम लोग बेसिक रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है कि अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास,
address specific issue, contribute directly to development of solution innovation that have real world application। जब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या किसी हम प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान भी बोलते हैं। व्यवहारिक का क्या मतलब है कि जो हमारे रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसको हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोग को देखना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन होता है इसमें। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हम बेसिक रिसर्च करके जो भी हम लोग नॉलेज गेन किए होंगे उसको यूटिलाइज करेंगे। डायरेक्ट एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इससे जो हमारी फाइंडिंग आएंगी उसको हम लोग डायरेक्ट कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके कोलेबोरेशन विथ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा था। स्टेक होल्डर क्या होता है कि रिसर्च में टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था कि हमारे पूरे प्रोसेस के दौरान जितने टाइप के लोग हमसे हमारे साथ जुड़ते हैं उसी को हम लोग स्टेक होल्डर बोलते हैं। जैसे कि स्टेक होल्डर यहाँ क्या है, अप्लाइड रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व कोलेबोरेशन विद स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इंडस्ट्री पार्टनर्स, पॉलिसी मेकर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंड यूजर्स। कोलेबोरेशन इंश्योर दैट द रिसर्च आउटकम एंड रिलेवेंट, फैसिलेबल एंड इफेक्टफुल, एक्शनेबल एंड रिकमेंडेशन। मतलब कि इससे जो भी हमारे फाइंडिंग्स हमको मिलेंगी उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिकमेंड करेंगे कि ये एक्शन जो है हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है किया जाना चाहिए। इसके बाद फील्ड बेस्ड स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स। ट्रांजेक्शनल रिसर्च। ट्रांजेक्शनल रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च एम्फसाइज ट्रांजेक्शनल एफर्ट्स टू ब्रिज बिटवीन गैप बिटवीन साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जैसे कि हमारे पास क्या है कि कोई साइंटिफिक नॉलेज है जो हमारे पास थियरी है, उसको जब हम लोग एज ए प्रैक्टिकल रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कोई गैजेट वगैरह जब बनाने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार का ट्रांजेक्शनल रिसर्च हो। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें हम लोग अपनाते हैं, जैसा कि उसमें हम लोगों ने देखा। उसके बाद इवेल्युएशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो होता है कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं सॉल्व हुई, या सॉल्व हुई तो कितना सॉल्व हुई, या इस रिसर्च के बाद भी और कितने ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो ये सब जो हमको इसमें करने की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्री एंड पॉलिसी रिलेवेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका है व्यवहारिक रिसर्च का, हमारे इंडस्ट्री एंड पॉलिसी रिलेवेंस के लिए। ये था अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ओके, क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव रिसर्च, उसके बाद डिटेक्टिव रिसर्च। कम से कम हमको 30 से 25 टाइप का रिसर्च जो है वो पढ़ना है। तो लोग मोटी मोटा सबके बारे में कुछ नोट्स वगैरह आप अगर अपना बना रहे हैं तो बनाते चलिएगा साथ में, नहीं तो पीपीटी तो आपके पास भेजी जाएगी। ठीक है, फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर आगे के क्लासेस के लिए। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अभी जो है आपको